प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के लक्षण या विशेषताएं। अर्थात वास्तव में लोकतंत्र में कुछ ऐसे लक्षण मौजूद होते हैं या किसी भी देश के अंतर्गत जब लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है तो भाई उसमें कुछ ऐसे लक्षण मौजूद होते हैं जिन लक्षणों के आधार पर हम पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की आसानी से तुलना कर सकते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम किसी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में ज़्यादा प्रतिशत में लोकतंत्र है या नाम मात्र का लोकतंत्र है, मतलब ज़्यादा लोकतंत्र है या कम लोकतंत्र है, या वास्तविक रूप में किसी देश में लोकतांत्रिक लक्षण ज़्यादा हैं या किसी देश में लोकतांत्रिक लक्षण कम हैं, इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोकतंत्र को ठीक से समझ गए हैं, मैंने लोकतंत्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब ये बात स्पष्ट है कि जब किसी भी अवधारणा का हम अर्थ समझ जाते हैं, जैसे हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र क्या है ये ठीक से समझ में आ गया तो भाई लक्षण को समझने में दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी अवधारणा के अर्थ में ही उसके लक्षण छिपे हुए होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में चाहे राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, यदि अवधारणा का अर्थ आपसे समझाते हैं, क्या कर रहा हूँ, अवधारणा का अर्थ आप ठीक से समझ जाते हैं तो भाई उसके लक्षण गुण दोष भी उसमें निहित तो होते हैं। मैं कभी इसके ऊपर व्यापक रूप में चर्चा करूँगा कि अवधारणा क्या है, अवधारणा का अर्थ समझने के बाद में विशेषता और गुण दोषों को कैसे समझ सकते हैं, ये जब हम राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि समझा रहे होंगे उस समय इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि किसी भी अवधारणा का सबसे पहले अर्थ समझना बेहद ज़रूरी है। बिना अर्थ समझे उसके लक्षण गुण दोष नहीं समझ सकते। तो ये बात मैंने पिछली वीडियो में स्पष्ट कर दी थी कि वास्तव में लोकतंत्र का सामान्य सा अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि किसी भी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो शासन शक्ति होती है वह अंतिम रूप में जनता में वास करती है। मतलब वास्तविक रूप में लोकतंत्र में जनता राज व्यवस्था में सहभागी होती है। क्या कह रहा हूँ, जनता राज व्यवस्था में सहभागी होती है। तो लोकतंत्र जनता का शासन मीन्स जनता का शासन। क्या कह रहा हूँ मैं, लोकतंत्र जनता की शक्ति, जनता का शासन, लोगों की शक्ति, मतलब वास्तविक रूप में लोकतंत्र में शासन शक्ति जनता में निहित होती है। अंतिम रूप में जो संप्रभु होता है लोकतंत्र में वो जनता होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी ही बात के आधार पर हम लोकतंत्र के सभी लक्षणों को समझ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ हम लोकतंत्र के लक्षणों को स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भाई केवल इसको बिंदु नहीं माने बल्कि पूरी दुनिया में वास्तव में किस देश में लोकतंत्र है और किस देश में लोकतंत्र नहीं है, आप इन लक्षणों के आधार पर बता सकते हैं। जहाँ ये 8 लक्षण मौजूद होंगे आप बेझिझक कह सकते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र मौजूद है, और जहाँ ये लक्षण मौजूद नहीं है आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। कैसे, मैं उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश। जैसे यहाँ हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका, ठीक है भाई। यहाँ हम चर्चा करेंगे चीन, इसकी चीन की बात करेंगे, मतलब तुलना कर रहे हैं हम। अब एक तरफ भारत अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, मतलब जो सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली वाले देश हैं। सोवियत संघ था, उसका विघटन हो गया 1991 में, ठीक है। तो वास्तव में जहाँ सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणालियाँ हैं वो तो गैर लोकतांत्रिक हैं, और वास्तविक रूप में
किस देश के अंतर्गत लोकतंत्र मौजूद है, इसके लिए आप ये देखेंगे कि 8 लक्षण यदि हैं तो वहाँ लोकतंत्र है। जैसे भारत में आप देखिएगा ये 8 के 8 लक्षण मौजूद हैं, अमेरिका में भी 8 के 8 लक्षण मौजूद हैं, इसलिए भारत और अमेरिका में वास्तव में लोकतंत्र है। जबकि चीन के अंतर्गत कहने के लिए जनवादी लोकतांत्रिक चीन कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में चीन में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि ये लक्षण वहाँ मौजूद हैं ही नहीं। आप ध्यान दें भाई, मैंने यहाँ नोट किया है कि लोकतंत्र के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनके आधार पर प्रजातांत्रिक या गैर प्रजातांत्रिक, गैर प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भेद किया जा सकता है। मतलब वास्तव में लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के कुछ ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर आप प्रजातांत्रिक और गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर कर सकते हैं, भेद किया जा सकता है, अंतर बतलाया जा सकता है। केवल लक्षण रटने नहीं है, नहीं भाई, पूरी दुनिया की राज व्यवस्थाओं का आप इन बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं, इन लक्षणों के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं और ये बतला सकते हैं कि किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं है, वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है या गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। आसानी से बता सकते हैं आप इन 8 बिंदुओं के आधार पर। मैंने सारी बातें स्पष्ट की है इसमें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप ध्यान देंगे। नंबर 1, पहला लक्षण क्या है लोकतंत्र का? किसी भी देश में लोकतंत्र को अपनाया गया तो पहला लक्षण क्या होगा कि वहाँ वास्तविक रूप में लोक नियंत्रण की व्यवस्था होती है। क्या? लोक नियंत्रण की व्यवस्था होती है, मतलब वास्तव में शासन के ऊपर जनता का नियंत्रण हो, इसकी किसी न किसी रूप में व्यवस्था की जाती है। जैसे इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है जिनके द्वारा शासन पर नियंत्रण रखा जाता है। नंबर 1 ए, पहले बिंदु में ए है नियमित निर्वाचन। वास्तविक रूप में लोकतंत्र का जो ये लोक नियंत्रण है, इसमें पहली जो व्यवस्था की जाती है वह वास्तविक रूप में नियमित निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है कि भी समय समय पर वहाँ पर जो है चुनाव होते रहने चाहिए, जिससे कि जनता वास्तविक रूप में जो सत्ताधारी हैं उनके द्वारा जो नीतियाँ कानून बनाए गए हैं उनको समय आने पर वास्तव में ये बता सकें कि आपने अच्छी नीतियाँ बनाई हैं या बुरी नीतियाँ बनाई हैं। अगर जनता के हित में नीतियाँ बनाई हैं तो जनता पुनः उनको सत्ता सौंप देगी, और यदि जनता के हित के अनुरूप नीतियाँ नहीं बनाई हैं सरकार ने तो जनता उनको अपना मत नहीं देगी। इसलिए नियमित निर्वाचन होने चाहिए। अब वह कार्यकाल 4 वर्ष या 5 वर्ष हो सकता है, जबकि आदर्श कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष माना गया है। ठीक है भाई। दूसरा है लोक प्रभाव। क्या? लोक प्रभाव। वास्तविक रूप में लोक नियंत्रण के अंतर्गत ये व्यवस्था की जाती है कि जनता का शासन के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रभाव रहे, जनता का शासन के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रभाव रहे। इसके लिए वास्तविक रूप में राजनीतिक दल, दबाव समूह इत्यादि संस्थाओं के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि सरकार जनहित में नीतियां बनाए। यह भी लोकतंत्र का लक्षण है लोक नियंत्रण में। तीसरा है लोक नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण। वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनता का नियंत्रण होता है वह अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे होता है कि यहाँ पर जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, जनता जिन व्यक्तियों को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, जिन्हें कि राजनीतिक प्रतिनिधि कहा जाता है, जैसे सांसद, विधायक, तो वास्तविक रूप में जनता इन राजनीतिक प्रतिनिधियों के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखती है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखती है, क्योंकि उनको साफ कह दिया जाता है कि यदि आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो हम आपको मत नहीं देंगे। ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। इसके बाद में लोक नियंत्रण में चौथी जो संस्थाएं हैं वो है लोक प्रभुता। लोक प्रभुता, लोक प्रभुता का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत अर्थात लोकतंत्र के अंतर्गत ये माना जाता है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है। क्या? सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है। क्यों होती है लोगों से उत्पन्न सत्ता? क्योंकि वास्तविक रूप में जैसा आप देखिएगा हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में साफ लिखा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। मैंने संक्षिप्त रूप में बोला है प्रस्तावना।
तो इसका मतलब वास्तविक रूप में, अंतिम रूप में संप्रभुता का वास किसमें है भाई? जनता में है। इसलिए लोक नियंत्रण का जो चौथी संस्था है वो लोक प्रभुत्व है, मतलब इसी में माना जाता है सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है। तो ये लोकतंत्र का पहला लक्षण होगा लोक नियंत्रण। अब आप देखिएगा ये जो लोक नियंत्रण है, नियमित निर्वाचन, लोक प्रभाव है, प्रत्यक्ष नियंत्रण, लोक प्रभुत्व, क्या ये चारों बातें लोक नियंत्रण की गैर लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है? नहीं भाई। चीन में देखिएगा, चीन के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं नहीं है, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक नहीं है। भारत अमेरिका में ये व्यवस्थाएं, इसका मतलब भारत अमेरिका लोकतांत्रिक देश हैं। दूसरा लक्षण क्या है? राजनीतिक समानता। क्या? राजनीतिक समानता, मतलब लोकतंत्र का ये लक्षण है कि इसमें राजनीतिक समानता मौजूद होती है। अब राजनीतिक समानता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? मतलब दूसरे लक्षण में यहाँ 4 तत्व होंगे, अर्थात राजनीतिक समानता के 4 तत्व होते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये चारों तत्व मौजूद हैं या नहीं। देखिएगा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब ये कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत 18 वर्ष वयस्क की आयु मानी गई है, कुछ देशों में 21 वर्ष भी है, परंतु आदर्श जो आयु मानी गई है वह 18 वर्ष मानी गई है। और ये 18 वर्ष इसलिए आदर्श मानी गई है, ये माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति में राजनीतिक चेतना होती है, व्यक्ति अच्छे बुरे का निर्णय ले सकता है, व्यक्ति अच्छे बुरे का निर्णय ले सकता है। इसलिए राजनीतिक समानता का पहला तत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो आप देखिएगा क्या हमारे भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं है? मतलब सभी व्यक्तियों को वास्तविक रूप में जब वह 18 वर्ष का हो जाता है तो वह मत दे सकता है, वह मत दे सकता है। तो भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, अमेरिका में भी है ये, ठीक है भाई। अब यहाँ चीन की बात आती है, ठीक है, दिखावे के रूप में तो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वास्तव में वहाँ एक विकल्प है जनता के सामने, साम्यवादी दल को वोट देना ही पड़ेगा। तो क्या पसंद क्या नापसंद, लोकतंत्र है ही नहीं। क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त ये है कि लोकतंत्र में 2 विकल्प होने चाहिए कम से कम, जबकि चीन में केवल एक विकल्प है, साम्यवादी दल। भारत में देखिएगा, भारत में बहुदलीय पद्धति है, अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। तो अमेरिका में भी जो है 2 विकल्प है जनता के सामने, और भारत में तो अनेकों विकल्प है, जनता जिनको चाहे उसको पसंद नापसंद कर सकती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक मत, राजनीतिक समानता का दूसरा तत्व एक व्यक्ति एक मत, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित है, बहुत ज़्यादा संपत्तिशाली है तो उसको 2 मत देने का अधिकार हो, जैसा कि जेरेमी बेंथम ने भी स्पष्ट रूप में कहा है, जो कि इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक स्पष्ट रूप में कहा है कि एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। यह भी राजनीतिक समानता का जो है दूसरा तत्व है, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत। तो ये लोकतंत्र का लक्षण होगा। तीसरा है प्रत्येक मत का समान मूल्य, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो एक व्यक्ति एक मत है तो उस मत का जो है समान मूल्य होगा, किसी भी रूप में यहाँ उनके मूल्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। जैसा कि मैंने एक व्यक्ति एक मत में चर्चा कर दी है कि भी एक व्यक्ति संपत्तिशाली है, बहुत ज़्यादा शिक्षित है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके मत का मूल्य जो है कम पढ़े लिखे और गरीब व्यक्ति से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, सभी के मत का मूल्य समान होगा। और इसके बाद में इसका चौथा तत्व है निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या उनको प्राप्त मतों के अनुपात में हो। आप ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक समानता का जो चौथा तत्व हो क्या है, नोट करें, निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनता जिन व्यक्तियों को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, या जनता जिन व्यक्तियों को निर्वाचित करके चुन करके व्यवस्थापिका में भेजती है, वो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक, सांसद, है ना। मैंने राजनीतिक प्रतिनिधि क्या है इसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट देखिएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या उनको प्राप्त मतों के अनुपात में हो, मतलब जैसे वास्तव में यहाँ निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो प्राप्त मत हैं, अब जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि प्राप्त मत 60% हैं, तो यहाँ पर जो है उनको वास्तव में 60% ही स्थान दिए जाएं। इसी प्रकार से 40% मत प्राप्त किए हैं तो 40% स्थान दिए जाएं। मतलब
वास्तविक रूप में 60% मत प्राप्त किए तो 60% स्थान दिए जाएँ, 40% यहाँ पर मत प्राप्त किए तो 40% सीटें दी जाए। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या उनको प्राप्त मतों के अनुपात में हो। मतलब जिस राजनीतिक दल को जितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है, जैसे किसी राजनीतिक दल को 60% मत प्राप्त हुआ है तो 60% ही स्थान दिए जाएं, और 40% मत प्राप्त हुई है तो 40% स्थान दिए जाएं। ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो राजनीतिक समानता है, राजनीतिक समान क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र में जो राजनीतिक समानता है उस राजनीतिक समानता का चौथा तत्व है। इधर आइए तीसरा जो लक्षण है लोकतंत्र का क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रताएं। वास्तविक रूप में लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता ही प्राप्त होती है। व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य के अधीन नहीं होता है। व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, दल से भयभीत होकर के अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का खुल करके प्रयोग करता है, किसी से भय नहीं खाता है, किसी भयभीत नहीं होता है। ये लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता का लक्षण है। आप देखिएगा तो लोकतंत्र जैसे भारत और अमेरिका में राजनीतिक स्वतंत्रता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत जैसे विशेषकर सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली में चीन की चर्चा हम करते हैं, तो भाई क्या चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता है? नहीं भाई, एक दल है साम्यवादी दल, उसको जनता को मत देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है, तो लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं हम उसको। चलिए अब राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ए, स्वतंत्र चयन, अर्थात वास्तविक रूप में लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जो मुख्य तत्व है उसमें प्रथम तत्व है स्वतंत्र चयन, अर्थात व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार बन सकता है। स्वतंत्र रूप में जिस उम्मीदवार को चाहे उस उम्मीदवार को व्यक्ति मत दे सकता है। पूर्ण रूप में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, किसी भी रूप इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किसी से भी किसी रूप में भयभीत नहीं होता है। ना तो मतदाता भयभीत होता है, ना ही उम्मीदवार भयभीत होता है, सभी स्वतंत्र होते हैं। बी, विकल्प निर्धारण की स्वतंत्रता। वास्तविक रूप में जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जो दूसरा मुख्य तत्व है वो है विकल्प निर्धारण की स्वतंत्रता, अर्थात लोकतंत्र में वास्तविक रूप में मतदाताओं के सामने दो विकल्प होंगे ही होंगे। जैसे चीन के अंतर्गत केवल एक विकल्प है साम्यवादी दल, मतलब एक दलीय व्यवस्था है, तो जनता के सामने विकल्प है क्या बताइए मुझे? साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल को तो मत देना पड़ेगा, पसंद है ना पसंद है, साम्यवादी दल की विचारधारा, नीति, सिद्धांत, घोषणा पत्र, पसंद ना पसंद कोई लेना देना नहीं है, साम्यवादी दल को मतदाताओं को मत देना पड़ेगा, तो वो लोकतंत्र नहीं है। जबकि वास्तविक रूप में भारत और अमेरिका में देखिएगा, भारत में विकल्प हैं, एक विकल्प नहीं, दो विकल्प नहीं, अनेकों विकल्प हैं। कितने मतलब भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है ना, तो मतदाता चाहे जिस राजनीतिक दल को अपने मत दे सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो लोकतंत्र की पहली शर्त यही है कि कम से कम दो विकल्प होने चाहिए। तो अमेरिका में भी विकल्प हैं, भारत में भी विकल्प हैं, इसलिए वास्तविक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रताओं का जो मुख्य तत्व है उसमें दूसरा तत्व है विकल्प निर्धारण की स्वतंत्रता होती है। तीसरा है भाषण, संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता। वास्तविक रूप में जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं का जो तीसरा तत्व होता है वो ये है कि भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, संगठन की भी स्वतंत्रता होती है। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ मर्यादाएं अवश्य होती हैं कि भाई किसी भी रूप में यदि उनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं, संघ बनाए जा रहे हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं, तो देश को किसी भी रूप में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मर्यादाओं में रहते हुए, सीमाओं में रहते हुए भाषण भी दिए जा सकते हैं, संघ बनाए जाएंगे, संगठन भी बनाए जाएंगे, इनकी स्वतंत्रता होती है। जबकि गैर लोकतांत्रिक देश जैसे सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली जैसे कि चीन, तो चीन में क्या भाषण की स्वतंत्रता है, क्या संघ की स्वतंत्रता है, क्या संगठन, कुछ भी नहीं। साम्यवादी दल के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं सकता, जबकि भारत अमेरिका में बोल सकता है। यस, तीसरा लक्षण समझ में आ गया। आप इनसे तुलना कर सकते हैं पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का। चौथा है बहुसंख्यक शासन। क्या है? बहुसंख्यक शासन। लोकतंत्र में वास्तविक रूप में भाई
शासन में जो भी निर्णय लिया जाता है, सरकार में जो भी निर्णय लिया जाता है, सरकार के गठन के लिए भी बहुमत के सिद्धांत को अपनाया जाता है। मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है वह बहुमत से लिया जाता है। क्या कह रहा हूँ, जो भी निर्णय लिया जाता है व्यवस्थापिका में वह बहुमत से लिया जाता है, अन्यत्र भी कोई निर्णय लिया जाता है बहुमत से लिया जाता है। और वास्तविक रूप में जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के अंतर्गत भी जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। तो सब कुछ किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, बहुमत पर। मतलब वास्तव में लोकतंत्र में बहुसंख्यक शासन होता है, भाई जिसका बहुमत होता है उसका शासन होता है, और बहुमत से ही सभी प्रकार के निर्णय नीतियाँ लिए जाते हैं। नेक्स्ट 5वां है विवेक में विश्वास। लोकतंत्र में वास्तविक रूप में भावनाओं में या अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में वास्तव में विवेक में विश्वास किया जाता है, और विवेक में विश्वास किया जाता है तो वास्तविक रूप में यहाँ किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो संसद में वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, विवेक की कदर की जाती है। चाहे विपक्ष सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध यदि आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ को भी सुना जाता है, और यदि देश हित में कोई बात होती है तो उस बात को स्वीकार किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। तो वास्तव में लोकतंत्र में विवेक में विश्वास होता है। जबकि आप देखिएगा नाजीवाद और फांसीवाद में क्या विवेक में विश्वास होता है? नो, विवेक में विश्वास नहीं होता है, जबकि वो तो अबुद्धिवाद में विश्वास करते हैं। ध्यान रखेंगे। छठा है व्यक्ति की व्यक्तित्व का गौरव। भाई लोकतंत्र का छठा लक्षण है व्यक्ति की व्यक्तित्व का गौरव। वास्तव में लोकतंत्र में व्यक्ति की मान मर्यादा सम्मान की रक्षा की जाती है। लोकतंत्र में व्यक्ति को वास्तव में साध्य माना जाता है, जबकि शासन को क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। शासन साधन, व्यक्ति साध्य। इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। चाहे शासन व्यवस्थाओं को, संविधान को, कानूनों को परिवर्तित किया जाए, मगर व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। मतलब यहाँ ये मान के चला जाता है कि वास्तव में राज्य की स्थापना व्यक्तियों ने की है, इसलिए व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए। और और अगर व्यक्ति का अहित किसी भी संस्था संरचना सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उस सरकार संरचना संस्था कानून को बदला जाए, मगर व्यक्ति के अहित को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते ही सम्मान के योग्य है, व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते ही गौरव के योग्य है। इसलिए उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको भी ठीक से अपना जीवन जीना है तो आप किसी के साधन मत बनिएगा, क्योंकि व्यक्ति साध्य है, किसी का साधन नहीं है। सब कुछ हमारे लिए साधन है, हम किसी के साधन नहीं है। व्यक्ति किसी का साधन नहीं है, ना समाज का ना राज्य का, क्योंकि समाज और राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति किसी का साधन नहीं है बल्कि साध्य है। तो वास्तव में लोकतंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव होता है, जबकि नाजीवाद, फांसीवाद, तानाशाही, सरसत्ता अधिकारवादी शासन प्रणाली में व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव नहीं होता, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, व्यक्ति को साधन बना दिया जाता है। जैसे कि चीन के अंतर्गत सर्वसत्ता अधिकारवादी शासन प्रणाली, तो वहाँ व्यक्ति होने के नाते गौरव के योग्य नहीं है। साम्यवादी दल की विचारधारा के विरुद्ध व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोल सकता। तो क्या व्यक्ति साधन नहीं बन गया? यस, व्यक्ति साधन बन गया है, जबकि लोकतंत्र में व्यक्ति साध्य होता है। यस। आगे 7वां संविधानवाद। लोकतंत्र का ये लक्षण है कि वहाँ वास्तविक रूप में संविधानवाद मौजूद होता है। संविधानवाद क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। संविधानवाद के ऊपर लगभग मैंने 8-10 वीडियो अपलोड कर दिए, प्ले लिस्ट में देखिएगा। यहाँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में संविधानवाद मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में लोकतंत्र में जो शासन का संचालन किया जाता है वह संविधान के अनुरूप किया जाता है, और जो संविधान होता है उस संविधान में जनता के मूल्यों को स्थान दिया जाता है। मतलब संविधान में जनता के मूल्यों को स्थान दिया जाता है और उसके बाद उस संविधान के अनुरूप शासन का संचालन किया जाता है, वो संविधानवाद होता है। तो लोकतंत्र में संविधानवाद मौजूद होता है। जैसे भारत में भी संविधानवाद है, अमेरिका में भी संविधानवाद मौजूद है,
परंतु गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश जैसे कि सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणालियों में चीन की बात हम कर रहे हैं, तो चीन के अंतर्गत संविधानवाद मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में संविधान तो है, लेकिन भाई साम्यवादी दल जैसा चाहता है उस रूप में कानून बनाता है। वास्तव में चीन के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साम्यवादी दल जैसा कहता है वैसे कार्य करते हैं, इसलिए वहाँ वास्तव में शासन का संचालन क्या है? संविधान। संविधान को तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से बनाया है, जनता के आदर्श मूल्यों को स्थान नहीं दिया है, मनमर्जी से बनाया है। संविधान के अनुरूप शासन का संचालन किया जाए तो वो संविधानवाद नहीं है। मनमर्जी से जनता के आदर्श को स्थान दिया जाना चाहिए। तो वास्तव में चीन में संविधानवाद नहीं है। नाजीवाद, फांसीवाद में संविधानवाद था? नहीं था। तानाशाह शासन प्रणाली में संविधानवाद होता है? नहीं। एक तानाशाही शासक अपनी मर्जी से संविधान बना ले और फिर कहे कि अभी संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जा रहा है, इसलिए संविधानवाद नहीं। क्यों? क्योंकि उस संविधान में जनता के आदर्शों को, मूल्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। भारत, अमेरिका की बात आप कीजिएगा, हमारे यहाँ पर आदर्श मूल्यों को स्थान दिया गया है संविधान में, जबकि चीन के अंतर्गत जनता के मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए चीन में संविधानवाद नहीं है, जबकि भारत और अमेरिका में संविधानवाद मौजूद है। यस। 8वां है संवैधानिक शासन, अर्थात वास्तविक रूप में लोकतंत्र का 8वां लक्षण ये है कि यहाँ पर किसी भी रूप में कोई परिवर्तन किया जाता है, किसी भी रूप में कोई नीति बनाई जाती है तो वास्तविक रूप में शांतिपूर्वक तरीके से होता है, हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो शांतिपूर्वक तरीके से लिया जाता है। किसी प्रकार कोई परिवर्तन किया जाता है तो वास्तविक रूप में संवैधानिक साधनों से ही किया जाता है। किसी प्रकार कोई नीति बनाई जा रही, कानून बनाया जा रहा है तो उसके अंतर्गत भी वास्तविक रूप में संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ये लक्षण है कि वहाँ पर संवैधानिक शासन होता है, ना कि गैर संवैधानिक शासन होता है। इसके अंतर्गत विशेष एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि वास्तव में प्रजातंत्र मतपत्र में विश्वास करता है, गोली में नहीं। मतलब लोकतंत्र मतपत्र में विश्वास करता है, गोली में नहीं। भाई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना है तो इसके लिए यहाँ पर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, जनता जो है अपनी पसंद और नापसंद व्यक्त कर देती है, तो यहाँ गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। इसलिए कहा गया है कि प्रजातंत्र मतपत्र में विश्वास करता है, गोली में नहीं। क्या कह रहा हूँ? प्रजातंत्र मतपत्र में विश्वास करता है, गोली में नहीं। जबकि चीन में मतपत्र पर इतना विश्वास नहीं, क्योंकि मतपत्र की बात ही अलग है। जनता को, साम्य दल को मत देना पड़ेगा, और यदि किसी भी रूप में जनता ने विरोध किया तो उनके विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तिएनवान चौक के ऊपर एक बार विद्यार्थियों ने विरोध किया था साम्यवादी विचारधारा का। उन विद्यार्थी साथ क्या हुआ है सारा विदित है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ मैंने लोकतंत्र की जो लक्षण विशेषताएं बतलाई है भाई, ये केवल बिंदु नहीं है। आप एक प्रकार से इनको पूरी दुनिया की राज व्यवस्थाओं को समझने के सूत्र, फॉर्मूला मान सकते हैं। मतलब इन 8 लक्षणों के आधार पर पूरी दुनिया की राज व्यवस्थाओं की आप तुलना कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कहाँ पर लोकतंत्र है, कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। जहाँ पर ये 8 लक्षण मौजूद हैं आप कह सकते हैं वहाँ लोकतंत्र है, जहाँ पर ये लक्षण मौजूद नहीं है आप कह सकते हैं कि वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है, बल्कि गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। ठीक है भाई, ये हो गया लोकतंत्र के लक्षण या विशेषताएँ। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।